नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी एस्पायरेंट 2.0 चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक टॉपिक कवर करने वाले हैं और वो टॉपिक है मेनली चुनावी फंडिंग। और ये बीपीएससी का जो जीएस पेपर 2 है उसका सेक्शन 1 यानी कि पॉलिटी से और उसके साथ साथ जीएस पेपर 1 के सेक्शन 2 से रिलेट करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को देखते हैं। और ये टॉपिक मेनली जो विजन आईएएस की मैगजीन है नवंबर माह की, उसको ध्यान में रखकर कवर किया जा रहा है। नवंबर माह में जो पॉलिटी सेक्शन है उसका विजन आईएएस की मैगजीन का, उसका ये पहला टॉपिक है। ठीक है, तो इसे बस एक पीडीएफ फॉर्म में बनाया गया है और नवंबर की जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि बीपीएससी में कवर किए जाएंगे या फिर बीपीएससी में पूछे जा सकते हैं स्पेशली मेंस में, उसको हम लोग कवर करेंगे इस चैनल पे। तो चलिए वीडियो को पहले हम लोग शुरू करते हैं। तो टॉपिक है चुनावी फंडिंग। ठीक है, तो ये चर्चा में क्यों रहा है ये देखते हैं। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय निर्वाचन आयोग से चुनावी बॉन्ड के द्वारा राजनीतिक दलों को 30 सितंबर 2023 तक प्राप्त धन का डेटा पेश करने का निर्देश दिया है। यानी सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को कहा है कि 30 सितंबर 2023 तक जितने भी धन या धनराशि प्राप्त हुई है चुनावी बॉन्ड के द्वारा उसके बारे में विवरण दीजिए। ठीक है, आंकड़े देने की बात हो रही है यहाँ पे। तो अब देखते हैं चुनावी फंडिंग के प्रभाव क्या हैं। तो ये है कि काले धन के प्रसार में वृद्धि होती है। राजनीतिक दल ऐसे उम्मीदवारों को प्राथमिकता देते हैं जो अपने चुनाव का खर्च स्वयं उठा सकते हैं। अवसर की समानता को कम करता है और राजनीतिक अपराधीकरण होता है। ये राजनीतिक अपराधीकरण बढ़ाता है। ठीक है, पारदर्शिता में भी कमी आती है और साथ ही साथ कॉरपोरेट और राजनीतिक दलों के गठजोड़ में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये शॉर्ट्स जो आते हैं, शॉर्ट जो क्वेश्चन आते हैं जिसका कि आंसर लिखना होता है, 1 से 2 पेज दिए जाते हैं इसके लिए। उसमें ये पूछा जा सकता है कि चुनावी फंडिंग क्या है या फिर चुनावी फंडिंग के प्रभाव क्या हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे की राह क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे है कि इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 ने चुनावों की राज्य फंडिंग का समर्थन किया है। ठीक है, यानी उन्होंने कहा है कि चुनाव के संचालन में जितनी भी राशि लगेगी वो राज्य को वहन करना चाहिए, न कि राजनीतिक दलों को। इससे क्या होगा, इससे सभी को समान अवसर मिलेगा। ठीक है, और राजनीतिक दलों की जो साठगांठ होती है कॉरपोरेट सेक्टर से, उसमें कमी आएगी और अपराधियों की जो वृद्धि हो रही है अभी राजनीति में, उसमें भी कमी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सुझाव कि पारदर्शिता बनाए रखने हेतु दानदाताओं का विवरण सार्वजनिक जांच के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यानी जो ये दे रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं चुनावी फंडिंग, उनकी जो विवरणी है उसे सार्वजनिक जांच के लिए रखा जाना चाहिए। ठीक है, और राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत वित्तीय दस्तावेजों की जांच कैग व ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से प्राधिकृत किसी संस्था द्वारा वार्षिक रूप से की जानी चाहिए। ये आप किस में डाल सकते हैं, सुझाव में डाल सकते हैं। ठीक है, जो वे फॉरवर्ड है उसमें डाल सकते हैं। और ईसीआई ने सिफारिश की है कि 2000 रुपये से अधिक का चंदा देने वाले सभी दानदाताओं का विवरण सार्वजनिक डोमेन में रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि ईसीआई की सिफारिश के अनुसार कर छूट केवल उन्हीं दलों को देना चाहिए जो लोकसभा व विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तथा सीटें जीतते हैं। ठीक है, यानी कर छूट जो दी जाती है वो केवल उन्हीं दलों को, उन्हीं पार्टियों को दी जानी चाहिए जो कि लोकसभा या विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं या फिर जीत रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चुनावी बॉन्ड पे। ये इसी से रिलेटेड टॉपिक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। बहुत प्रचलित रहता है ये हमेशा ही। तो ये चुनावी बॉन्ड क्या है, तो चुनावी बॉन्ड दाता की गुमनामी बनाए रखते हुए पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं हेतु एक वित्तीय साधन है। ठीक है, और क्या है, ये कब लाया गया था, तो इसे वर्ष 2017 में एक वित्त विधेयक के माध्यम से पेश किया गया था और इसे वर्ष 2018 में लागू किया गया था। विशेषताएं क्या है इसकी, तो इसकी विशेषता है कि एसबीआई रुपये 10,000, रुपये 1 लाख, ठीक है, और 10 लाख व 1 करोड़ रुपए मूल्य वर्ग में इस बॉन्ड को जारी करता है। ठीक है, कितने कितने, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, ऐसे ही इसके मूल्य वर्ग में बॉन्ड जारी करता है। 1,000 से मिल लिए प्रारंभ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी विशेषता कि धारक की मांग पर देय और ब्याज मुक्त है ये, और भारतीय नागरिकों या भारत में स्थापित संस्थाओं द्वारा क्रय योग्य है। यानी इसे वो लोग खरीद सकते हैं जो भारत के नागरिक हैं या भारत में जो संस्थाएं स्थापित हैं वो इसे खरीद सकती हैं। और यह व्यक्तिगत रूप से या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से क्रय योग्य है। इसे कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति या 1+1 यानी 1 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर भी खरीद सकते हैं। ठीक है, और जारी होने की तारीख से 15 दिनों के लिए वैध है
अगर इस दौरान यानी 15 दिनों की अवधि में किसी राजनीतिक दल द्वारा इसे भुनाया नहीं जाता है तो ये अवैध हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। और ये बॉन्ड किसी भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है द्वारा जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में प्रत्येक 10 दिनों की अवधि की खरीद के लिए उपलब्ध होते हैं, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। और नेक्स्ट है कि चुनावी बॉन्ड की खरीद के माध्यम से राजनीतिक दलों को 20,000 रुपये से कम का योगदान देने वाले दाताओं को अपना पहचान विवरण जैसे पैन आदि देने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कोई भी दानदाता या कोई भी चुनावी बॉन्ड का जो ख़रीदार है, अगर वो 20,000 रुपये से कम योगदान दे रहा है तो उसे अपना पैन नंबर, ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर जो है वो देने की आवश्यकता नहीं है। अब ये अधिकृत जारीकर्ता कौन है, इसे भी हमें जानना चाहिए। तो भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI अधिकृत जारीकर्ता है और चुनावी बॉन्ड नामित SBI शाखाओं के माध्यम से जारी किए जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं क्लीन कर देती हूँ। और नेक्स्ट क्या है, राजनीतिक दलों की पात्रता क्या है। तो केवल वे राजनीतिक दल जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत हैं, जिन्होंने पिछले आम चुनाव में लोकसभा या विधानसभा के लिए डाले गए वोट में से कम 1% वोट हासिल किए हों, वही चुनावी बॉन्ड हासिल कर सकते हैं। ठीक है, सभी राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड के योग्य नहीं हैं। पहला क्या है इसमें क्राइटेरिया कि वो जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत हैं, और उसी में ऐड करना है कि जो लोकसभा या विधानसभा के लिए डाले गए जो वोट हैं उसमें से कम 1% प्राप्त किए हों वोट। ठीक है, तभी उन्हें चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने का अधिकार होगा। नेक्स्ट क्या है, क्रय एवं नकदीकरण। तो इसमें कि चुनावी बॉन्ड डिजिटल या चेक के माध्यम से क्रय किए जा सकते हैं, जबकि नकदीकरण केवल राजनीतिक दल के अधिकृत बैंक खाते के माध्यम से ही हो सकता है। ठीक है, अब चिंताएं क्या है, बहुत सारे लोगों के द्वारा सवाल उठाई जाती है, और चूँकि ये लोकतंत्र है तो सवाल उठाना जायज़ है। ठीक है, अगर सवाल नहीं उठ रहा है तो ये अपने आप में एक सवाल है लोकतंत्र पे। तो चलते हैं इसमें क्या चिंताएं हैं। तो यह अपने मूल उद्देश्य चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाने के बिल्कुल विपरीत काम करती है। ठीक है, अब इसमें जो 20,000 से अधिक दे रहा है पैसा, उसे अपना वो जो विवरण है वो देने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, है ना। 20,000 से कम रुपए का दान बहुत सारे लोगों के द्वारा भी फंडिंग करवाया जा सकता है किसी पर्टिकुलर पार्टी को, तो ये तो पारदर्शिता के बिल्कुल विपरीत हो गया। और नेक्स्ट है कि ऐसे बॉन्ड सरकारी स्वामित्व वाले बैंक SBI के माध्यम से बेचे जाते हैं, जिससे सरकार को यह पता चल जाता है कि उसके विरोधियों को कौन फंडिंग कर रहा है। अब जब सरकार को यह पता चल गया कि विरोधियों को फंड कहाँ से आ रही है, तो जो दानदाता हैं, जो विरोधी पार्टी को दान दे रहे हैं, चुनावी बॉन्ड दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, उनको तो सरकार नुकसान पहुँचा सकती है, यानी सरकार में जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो नुकसान पहुँचा सकती है। तो एक ये चिंता है। नेक्स्ट है कि वित्त अधिनियम 2017 में संशोधन के माध्यम से केंद्र सरकार ने राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त दान का खुलासा करने से छूट दी है, यानी कि आप दान का खुलासा करने से भी यहाँ पे छूट प्राप्त है। किनको? राजनीतिक दलों को। नेक्स्ट है कि चुनावी बॉन्ड योजना ने राजनीतिक दलों को असीमित कॉरपोरेट चंदा और भारतीय तथा विदेशी कंपनियों द्वारा गुप्त वित्त पोषण के द्वार खोल दिए हैं, जिसका भारतीय लोकतंत्र पर गंभीर असर हो सकता है। ठीक है, अब जब कंपनियां किसी राजनीतिक दल को दान दे रही हैं, चुनावी बॉन्ड के माध्यम से उन्हें पैसे दे रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि जिस पार्टी को भी किसी कंपनी ने पैसे दिए हैं, ठीक है, तो जब वो सत्ता में आएगी तो पर्टिकुलर किसी पार्टी को वो लाभ पहुंचाएगी, अपनी नीतियां इस तरह से बनाएगी जिससे कि पर्टिकुलर उस पार्टी को लाभ हो। या फिर कहीं पे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मान लो कि खनन से रिलेटेड कोई कंपनी है और कहीं खनन से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट जारी हुआ, तो वहाँ पे उस पार्टी को लाभ हो जाए, उस जो कंपनी है उसको लाभ पहुँचाने का प्रयास करेगी। ठीक है, और नेक्स्ट है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के खिलाफ है, क्योंकि चुनावी बॉन्ड नागरिकों को कोई विवरण नहीं देते। यहाँ पे जहाँ से सरकार जिनसे या फिर संविधान जहाँ से शक्ति ग्रहण करती है, हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग कौन हैं, तो यहीं से ये शक्ति के स्रोत हैं। लेकिन ये इन्हीं भारत के लोगों को चुनावी बॉन्ड में किनके द्वारा कितना चंदा दिया जा रहा है, इस बात से अवगत कराना ज़रूरी नहीं समझा जा रहा है। ठीक है, इसके माध्यम से चुनावी बॉन्ड में ऐसी प्रक्रिया है कि भारत के लोगों को ही इसकी जानकारी नहीं है कि कौन किस पार्टी को कितना चंदा दे रहा है। ठीक है, तो ये चिंता का विषय है जिसे कि दूर किए जाने की आवश्यकता है। और इसीलिए स्टेट फंडिंग, इलेक्शंस की स्टेट फंडिंग की बात हो रही है कि प्रत्येक चुनाव का फंड राज्य वहन करे।
जिससे कि चंदे की बात ही ना उत्पन्न हो और पारदर्शिता बनी रहे। ठीक है। हाँ, इससे स्टेट फंडिंग से क्या होगा कि आम जन पे कर का बोझ अधिक हो जाएगा, लेकिन चुनाव में पारदर्शिता बढ़ेगी, ये भी बात है। ठीक है। तो ये सारी बातें थी इस टॉपिक में। अब इसमें हम लोग फिर से आगे की राह देखते हैं, वे फॉरवर्ड देखते हैं कि राजनीतिक वित्त पोषण के प्रभावी विनियमन यानी उसके प्रॉपर रेगुलेशन की आवश्यकता है और जागरूकता अभियानों की मांग करके भी महत्वपूर्ण बदलाव लाने में मदद कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कि भारत निर्वाचन आयोग को किसी भी प्रकार के दान की जांच करने तथा बॉन्ड एवं व्यय दोनों के संबंध में अवलोकन करने का प्रावधान किया जाना चाहिए। ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, चुनावी बॉन्ड और चुनावी फंडिंग। तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक करेंगे जो कि स्पेशली राज्यपाल से संबंधित होगा। राज्यपाल से रिलेटेड बहुत सारे विवाद देखे गए हैं हाल फिलहाल में, तो उस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। बाकी फ़िलहाल के आज के इस टॉपिक में इतना ही। मिलती हूँ आप सभी से अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें और उम्मीद है आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा आप सभी को। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ख़याल रखें। धन्यवाद।